नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ईरान ने एक बार फिर जबरदस्त हमला किया है इसराइल के शहरों पर और अमेरिका फिर से धमकी दे रहा है ईरान को कि वो सरेंडर कर दे और अमेरिका वहां पर सत्ता परिवर्तन चाहता है। उधर ईरान ने कहा है कि अपने एक शहर के मेयर को तो बदल नहीं पा रहे हैं, ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। ईरान ने भी कहा है कि बिल्कुल आप आइए और आपके हमलों का जवाब दिया जाएगा, उसी तरीके से जैसे अभी तक मिल रहा है। दूसरी ओर ट्रंप तमाम अपने देश और विदेश दोनों जगह यानी घरेलू राजनीति में भी और दुनिया भर में भी घिरे हुए हैं इस हमले को लेकर, और उधर भारत पर भी हमला उन्होंने किया है। किस तरीके से किया है? एक बार फिर भारत की संप्रभुता पर, जिसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहले बात करते हैं किस तरीके से ईरान ने ताज़ा तरीन हमला किया है इसराइल पर। तेल अवीव जो वहाँ का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ कई हमले हुए हैं और ईरान के हमले और इन हमलों को लेकर, हालांकि हमले इसराइल की तरफ से भी हो रहे हैं, लेकिन इन सब में जिस तरीके से अमेरिका की भूमिका है और पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से खलबली मची हुई है। गल्फ कंट्रीज़ के तमाम देश जिस तरीके से अब अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं युद्ध रोकने का, उसको लगता है कि अब ट्रंप सबसे ज्यादा इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा घिरे नजर आ रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जो ताजा तरीन हमला है ईरान का, भीषण हमला किया गया है तेल अवीव पर, इसराइल के सबसे बड़े शहर पर, और क्या कुछ ताजा अपडेट है अमलेंदु जी? हाँ समीर जी, तेल अवीव पर किया है और कतर में जो यूएस की एम्बेसी है उस पर बहुत तगड़ा हमला उसने किया है ईरान ने। और ट्रंप साहब जो है वो घबराए हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने धमकी दी है कि तुरंत सरेंडर कर दो वरना जो है वो तबाह करने तक हम रुकेंगे नहीं। इसका जवाब ईरान ने बहुत सख्त दिया है, जो आप बता चुके हैं, उस पर और भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस समय इजराइल में ज़बरदस्त तरीके से सायरन जो है वो बज रहे हैं, चूँकि जो वेस्टर्न गैली टाउन है वहाँ पर ड्रोन से हमला हुआ है। ये जो है अभी ईरान की तरफ से हमला हुआ है, ये खबर आ रही है। और उधर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह जो है वो भी हमला कर रहा है और यमन की तरफ से हूथी जो है वो भी इजराइल पर हमला कर रहे हैं। इजराइल का जो वेस्टर्न गैलीली है उसके कस्बों में ड्रोन घुसपैठ हुई है और अलर्ट बज रहे हैं और वहाँ कई इलाकों में चेतावनी वाले सायरन बज रहे हैं। लोगों से कहा गया है कि आप उस बंकर्स में चले जाइए। इधर जो प्रेस टीवी है ईरान का, उसने खबर दी है कि एक रिपोर्टर जो है वो जिस समय रिपोर्ट कर रही, मतलब बुलेटिन कर रही थी, ठीक उसी समय रिहायशी इलाके में इजरायली मिसाइल्स ने हमले किए और उसमें काफ़ी नुकसान जो है वो तेहरान में हुआ है, ये भी खबर आई है। लेकिन ईरानी ड्रोन ने कुवैत में यूएस एयरबेस पर हमला किया है और लोकल मीडिया का कहना है कि ईरानी ड्रोन ने जो कुवैत में यूएस का जो अली अल सलेम एयरबेस है उस पर हमला किया है। ये एक बड़ी खबर इस समय समीर जी आ रही है। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आ रही है कि किन जगहों पर, एक तो इसराइल के शहरों में और दूसरी बात ये है कि जो अमेरिका के गल्फ कंट्रीज में तमाम ठिकाने हैं वहां पर ईरान के जबरदस्त हमले हो रहे हैं। बहरीन में भी हमला हुआ है और इसके अलावा जो सऊदी अरब है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब किस तरीके से जो अरब देश हैं, वहां अमेरिका के सहयोगी देश हैं, उन देशों के भीतर वहां की सरकारें तो समर्थन कर रही हैं, लेकिन आम लोगों के भीतर किस तरीके से इस लड़ाई के खिलाफ एक माहौल बनता दिखाई पड़ रहा है। तमाम बिजनेसमैन हैं जो ट्रंप को, सीधे डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिख रहे हैं और उनसे इस युद्ध को रोकने की अपील कर रहे हैं। दरअसल इसका पूरा सबसे ज्यादा खामियाजा अगर भुगतना पड़ रहा है तो इन्हीं गल्फ कंट्रीज को भुगतना पड़ रहा है जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं या जिन देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे बने हुए हैं, क्योंकि इनको हमले भी झेलने पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से तेल का ट्रांसपोर्टेशन रुका हुआ है उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रिफाइनरीज का वहां पर आग के हवाले कर दी गई हैं, नुकसान हुआ है। तो ये अब वहां से, अब ये चाहे उन सरकारों के समर्थन से ये बिजनेसमैन वहां के तमाम हैं या फिर आम लोग हैं, वो इस युद्ध को रोकने की अपील कर रहे हैं, या फिर जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा नुकसान तो जो व्यापारी वर्ग है
है उसको हो रहा है। तो कई लोगों ने इस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है। अमलेंदु जी, क्या कुछ खबर है? अमेरिका के राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, उस पर चर्चा करते समय जी उससे पहले एक और ब्रेकिंग खबर है। सऊदी अरब में जो राजधानी रियाद के पूरब में 3 ड्रोन जो हैं, सऊदी अरब का दावा है कि उसने मार गिराए हैं, क्योंकि ईरान पर इजराइल यूएस की लड़ाई का असर इस इलाके में साफ तौर पर पड़ रहा है। और सऊदी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ड्रोन को शुक्रवार को इंटरसेप्ट किया गया था। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि रियाद इलाके के पूरब में 3 ड्रोन को इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया गया है। इससे पहले सऊदी अधिकारियों ने रियाद के पास प्रिंस सुल्तान एयरबेस की ओर जा रही 3 मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की भी खबर दी थी, जहां यूएस सैनिक तैनात हैं। तो यानी जो ईरान इस समय हमले कर रहा है वो एक साथ यूएई में जो बेस हैं, जो सऊदी अरब में बेस हैं, कतर में बेस हैं और इजराइल पे 3, मतलब सब जगह एक साथ ईरान इस समय तगड़े हमले कर रहा है। ये इस समय की बड़ी खबर है। अब जिस पर खबर पर हम लोग चर्चा कर रहे थे समीर जी, वो यूएई के टॉप बिजनेसमैन हैं खलक अहमद अल हबतूर, और ये बिलियनियर हैं वहाँ के, और ये हबतूर ग्रुप जो है उसके चेयरमैन हैं। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक ख़त लिखा है, और वो अरबी में ख़त है, उसको हम लोग दिखा भी सकते हैं। उन्होंने अपने एक्स पर जो लिखा है, मतलब खुला ख़त ट्रंप को लिखा है, और ये लिखा है उन्होंने कि भाई ये जो आप कर रहे हैं, ये एक शांति और स्थिरता के नाम पर आपने जिस बोर्ड ऑफ पीस पहल की घोषणा की थी, उसकी स्याही सूखने से पहले ही हम खुद को मिलिट्री बढ़ोतरी का सामना करते हुए पाते हैं, जो इस पूरे इलाके को खतरे में डालती है। और जो लिखा उन्होंने शुरू किया अपना खत, और सीधा सवाल के साथ उन्होंने शुरू किया और कहा कि एक सीधा सवाल, आपको हमारे इलाके को ईरान के साथ युद्ध में घसीटने का अधिकार किसने दिया, और आपने ये खतरनाक फैसला किस आधार पर किया? क्या आपने ट्रिगर खींचने से पहले होने वाले नुकसान का हिसाब लगाया था? और क्या आपने सोचा था कि इस बढ़ोतरी से सबसे पहले इस इलाके के देशों को ही नुकसान होगा? इस इलाके के लोगों को यह भी पूछने का हक है कि क्या यह सिर्फ आपका फैसला था, या यह नेतन्याहू और उनकी सरकार के दबाव की वजह से आया? हफ्तूर ने आगे लिखा कि आपने गल्फ को ऑपरेशन काउंसिल और अरब देशों को एक ऐसे खतरे के बीच में डाल दिया है जिसे उन्होंने चुना नहीं था। अल्लाह का शुक्र है कि हम मजबूत हैं और अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं। हमारे पास सेना और डिफेंस है जो हमारे वतन की रक्षा करते हैं। लेकिन सवाल बना हुआ है कि आपको हमारे इलाके को जंग के मैदान में बदलने की इजाज़त किसने दी? और उन्होंने आगे लिखा कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि आपके फैसले से सिर्फ इस इलाके के लोगों को खतरा नहीं है, बल्कि उन अमेरिकी लोगों को भी खतरा है जिनसे आपने शांति और खुशहाली का वायदा किया था, और आज वे खुद को एक ऐसे युद्ध में पा रहे हैं जिसे उनके पैसे और टैक्स से फंड किया जा रहा है, जिसका खर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर पॉलिसी स्टडीज IPS के अनुसार सीधे मिलिट्री ऑपरेशन के लिए 40 से 50 बिलियन डॉलर के बीच है। और अगर ये 4 से 5 हफ्ते तक चलता है तो आर्थिक असर और इनडायरेक्ट नुकसान मिलाकर यह 210 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। इस युद्ध में खुद अमेरिकियों की कुर्बानी का तो कहना ही क्या, जिसमें उनके पास ना तो ऊँट है और ना ही मादा ऊँटनी। आपने युद्धों में शामिल ना होने और सिर्फ अमेरिका पर ध्यान देने और उसे अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखने के अपने वादे भी तोड़ दिए हैं, क्योंकि आपने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान 7 देशों सोमालिया, इराक, यमन, नाइजीरिया, सीरिया, ईरान और वेनेजुएला को शामिल करते हुए विदेशी सैन्य दखल का आदेश दिया। इसके अलावा कैरेबियन और पूर्वी प्रशांत महासागर में सेना के ऑपरेशन भी किए। आपने अपने कार्यकाल के पहले साल में 658 से ज़्यादा विदेशी हवाई हमले किए, जो बाइडेन के पूरे कार्यकाल में किए गए कुल हमलों के बराबर हैं, जिसके लिए आपने विदेशी युद्धों में अमेरिका को शामिल करने के लिए अपनी आलोचना के तीर चलाए। ये चीज़ केवल ऐसा नहीं कि ये पूरा का डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमलेंदु जी माहौल केवल अमेरिका में बन रहा है, वहाँ उनके अपनी पार्टी के भी तमाम लोग हैं जो ईरान युद्ध में अमेरिका को झोंकने के खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं। यानी अब इन देशों में भी, अरब कंट्रीज में भी, हालांकि खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन चूंकि वहाँ की सरकारें इनका साथ दे रही हैं, वहाँ पर एयरबेस उसके जो सैन्य अड्डे हैं, डिफेंस बेस हैं, वो है अमेरिका के बने हुए। लेकिन ये इतने बड़े उद्योगपतियों की तरफ से अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं तो ये एक और बड़ा झटका है, क्योंकि हम लोग पिछले कई दिनों से ये बात कर रहे हैं कि अरब कंट्रीज का दबाव बन रहा है, वो सबसे ज्यादा जो आर्थिक मार है वो झेल रहे हैं। बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा आर्थिक मार झेल रहे हैं। और समीर जी, यूएई, सऊदी तो बर्बाद हो जाएंगे, हाँ। ये जंग चलती हुई, यही वो कह रहे हैं हफ्तूर कि भाई आपने हमारे मुल्क को क्यों आपने खतरे में डाल दिया? आपकी लड़ाई आप लड़िए। और फिर जो एक बात लिख रहे हैं कि ना तो आपके पास ऊँट है, ना आपके पास ऊँटनी, तो भाई रेगिस्तान में जंग लड़ोगे कैसे?
जो धमकी दे रहे हो कि हम अपनी पैदल सेना उतार देंगे, तो कौन काय पे चढ़ के जाएगी तुम्हारी सेना? तो ईरान में तुम ऐसे ही लड़ोगे जाकर बिना ऊँटनी के? तो ये कैसे तुम जंग लड़ोगे? और जो आखिर में उन्होंने कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो कह रहे हैं कि ये नंबर कुछ साफ कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर भी एक नए युद्ध में घसीटे जाने और अमेरिकियों की जिंदगी, उनकी अर्थव्यवस्था, उनके भविष्य को गैर जरूरी जोखिमों में डालने की चिंता बढ़ रही है। सच्ची लीडरशिप युद्ध के फैसलों से नहीं बल्कि समझदारी, दूसरों के प्रति सम्मान और शांति पाने की दिशा में आगे बढ़ने से मापी जाती है। और अगर ये कोशिशें शांति के नाम पर शुरू की गई थी तो आज हमें पूरी ट्रांसपेरेंसी और साफ अकाउंटेबिलिटी की मांग करने का हक है। ये हवतूर जो है खलक अहमद अल हवतूर, इन्होंने जो है ट्रंप के ऊपर सीधा सीधा हमला बोला है। ये यूएई के बड़े खरबपति हैं, और उन्होंने जो पत्र लिखा है उसको हम लोग देख भी सकते हैं, और ये पत्र खुला पत्र उन्होंने ट्रंप के नाम लिखा हुआ है और अपने जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर इसको शेयर किया हुआ है। बिल्कुल, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इसको शेयर किया हुआ है। हालांकि अरबी में उन्होंने लिखा है, लेकिन अरबी में लिखने के हमने उनका पूरा तर्जुमा करके बता दिया है कि हिंदी में उसका क्या अर्थ होता है, वो हम लोगों ने सब ये बता दिया है। लेकिन समीर जी, इस बीच जो है तनावपूर्ण माहौल में जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ईरानी सुरक्षा बलों से हथियार डालने की अपील करते हुए एक तीखा संदेश दिया है, जबकि तेहरान से जवाब आया है कि यदि अमेरिका जमीनी हमला करता है तो ईरान उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। आइए हम आपका वेलकम करते हैं, यानी आपको हम यहीं रेत में गाड़ देंगे। ये एक तरीके से ईरान ने सीधी सीधी ट्रंप को धमकी दी है कि आओ हम तुम्हारा खैर मकदम करेंगे और तुम्हें हम रेत में गाड़ देंगे। समीर जी, पानी के जहाज रेत में नहीं चला करते हैं। ट्रंप साहब समझ नहीं रहे हैं कि जो अरमदा भेजा है अब्राहम लिंकन, ये रेत में नहीं चल पाएगा, या रेत में भी जहाज चलाएंगे ट्रंप साहब जो है। क्योंकि पानी में तो चल रहा है, लेकिन पिछले 6-7 दिनों से उसका कुछ हाल पता नहीं मिल रहा है। कुछ हाल पता नहीं चल रहा है, और रडार जो है ध्वस्त कर दिया गया है। तो इन्होंने, ट्रंप ने जो एक सार्वजनिक संदेश में ईरान के सैन्य सुरक्षा बलों के हथियार डालने की अपील की, और उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड, मिलिट्री और पुलिस के सभी सदस्यों से हथियार डालने की अपील करता हूँ। अब ईरानी लोगों के लिए खड़े होने और अपने देश को वापस लेने का समय है। और ट्रंप ने यह भी कहा कि जो लोग हथियार डाल देंगे उन्हें पूरी इम्यूनिटी दी जाएगी और वे सुरक्षित रहेंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो परिणाम घातक हो सकते हैं। ये बयान इस बात का संकेत माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान के भीतर राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति अपना रहा है, लेकिन ईरान ने इसका सख्त जवाब दिया, कहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री हैं सैयद अब्बास अरागची, उन्होंने अमेरिकियों की धमकी को सीधे सीधे खारिज करते हुए कहा कि उनका देश किसी भी जमीनी हमले के लिए तैयार है। एक साक्षात्कार में जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अमेरिकी हमले का डर है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। ये अरागची ने साफ तौर पर कहा। और अरागची ने यह भी आरोप लगाया कि हिंद महासागर में जिस जहाज को डुबोया गया वह बिना हथियारों के था और उसमें प्रशिक्षण ले रहे अधिकारी थे, और उनके अनुसार ऐसे जहाज पर हमला युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। जी बिल्कुल। तो ये जिस आइरिस डेना को डुबा दिया गया हिंद महासागर में, उसको लेकर भारत सरकार पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और आज एक इंडियन एक्सप्रेस अखबार में अमलेंदु जी एक तस्वीर बड़ी सी छपी है, और जिसमें वो जो सैनिक थे, नौसैनिक ईरान के, वो यहाँ पर चूंकि आए हुए थे जॉइंट एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए, कुछ ही दिन पहले उनकी आगरा में ताजमहल में उन सभी सैनिकों ने एक तस्वीर खिंचवाई थी। वो तस्वीर प्रकाशित की है अखबार ने। हाँ, वो तस्वीर प्रकाशित की है, वो आए थे, और वो तस्वीरें तो खैर समीर जी बहुत सारी आती जाती रहती हैं, और ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ कहती भी हैं। और ये जो तस्वीरें हैं इनके कुछ महत्व भी होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ भी चर्चा करेंगे कि यहाँ भी किस तरीके से माहौल अब जो है सरकार के खिलाफ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये तो सब है ही समीर जी, लेकिन ट्रंप साहब जो है वो उनके अब जो है वो हलक में आ गई है, और ईरान जिस तरीके से धमकी दे रहा है, और जिस तरीके से सिर्फ धमकी नहीं, जो कहता है उसको करके दिखा है। और वो पहले घोषणा करता है कि हम ये हमला करने जा रहे हैं, हमला करने के बाद बताता है कि हमने ये हमला किया है। मैं भी देख रहा था समीर जी, ये पत्रकार हैं ईरान, वहां से इजराइल से भी लौट कर आए हैं किसी तरीके से जान बचाकर, और उनका एक जो है उनसे बातचीत जो है वो जारी हो रही है, सोशल मीडिया पे वो जारी की है, और वो कह रहे हैं कि भाई जो खबरें हैं वो इजराइल में बुरी तरीके से दबाई जा रही हैं और कोई खबर बाहर नहीं आ रही है। उनका कहना है कि बहुत जबरदस्त वहां जनहानि हुई है,
ये उनका कहना है। स्वाभाविक है, वहां पर एक हजारों मिसाइलें अगर दग रही हैं, गिर रही हैं और लोगों की जान नहीं जाएगी, कैसे संभव है? लोगों की जान नहीं जाएगी। वो कह रहे हैं कि वहां कोई पूछने वाला नहीं है। 200 मीटर की दूरी पर अगर हमला हो गया है तो पूरी की पूरी जमींदोज हो जा रही है इमारत, कोई नहीं बच रहा है। पुलिस जो है वो रास्ता बताने वाली नहीं है, किस बंकर में जाओ ये बताने वाली नहीं है। और जिन बंकरों की बात बताई जा रही है, 100 फीट गहरे बंकर, उस बंकर में लोग मर रहे हैं मिसाइलों से। यानी ईरान ने तोड़ निकाल लिया है इजराइल के बंकरों का भी। ये वो जो है आंखों देखी वो बता रहे हैं, वहां बंकर में रह के आए 3 दिन, बड़ी मुश्किल से वहां से निकल के जॉर्डन होकर, जॉर्डन से होते हुए फिर जो है यहाँ आए हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई बहुत बुरी हालत है। मोदी जी के साथ गए थे कवरेज करने के लिए, मोदी जी उनको फंसाकर चले आए, खुद तो आ गए यहाँ। हाँ, बहुत सारे फंसे हुए हैं, अभी कुछ अभी भी फंसे हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि उन मीडिया संस्थानों से अपील कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे जो पत्रकार वहाँ फंसे हुए हैं, तुम अपनी जिम्मेदारी मत लो, सरकार से कहो कि वो उन्हें किसी तरीके से निकाल कर लेकर आए, वरना कोई वापस नहीं आ पाएगा। ये साफ कह रहे हैं वो। बिल्कुल, वहाँ तो बहुत ही हालात खराब है और लगातार वहाँ हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि वहाँ पर जो वायर सायरन है वो लगातार इसराइल में बजते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, खासतौर जो बड़े शहर हैं वहाँ पर। और दूसरी ओर अमेरिका बार बार ये धमकी दे रहा है। अब ये भी कहा जा रहा है अमलेंदु जी कि अमेरिका की ये धमकियाँ, ट्रंप की ये धमकियाँ, या जिस तरीके से एक निहत्थे ईरान के सैनिकों को, नौसैनिकों को, उसको उनके जो युद्धपोत है उसको डुबो दिया समुद्र में, इन सब के पीछे उसकी खींच, झुंझलाहट और एक तरीके से बौखलाहट दिखाई पड़ रही है। और केवल अब्बास अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने तो कहा है, जवाब दिया है कि आप धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। इधर जो सईद खलीफजादे हैं वहाँ के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, वो दिल्ली आए हुए हैं। उन्होंने बड़ा दिलचस्प इसका एक जवाब दिया है। वो कह रहे हैं कि ईरान में नेतृत्व परिवर्तन करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अपने देश में, न्यूयॉर्क में, वो तमाम विरोधों के बावजूद अपनी पसंद का मेयर नहीं बनवा पाए। हाँ, अपना पसंद मेयर नहीं बन पाए, उसको ही सुनते हैं। लेकिन समीर जी, इनके खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और उसकी जो वहाँ के विदेश उप विदेश मंत्री ईरान के, वो भी इसका जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस वुमेन है यास्मीन अंसारी, जो एरिजोना की जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने ट्वीट किया है। और उन्होंने ये तो है कि उन्होंने यास्मीन अंसारी का जो ट्वीट है, वो एरिजोना के कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट की रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कह रही हैं कि ट्रंप ने बार बार दिखाया है कि ईरानी लोगों के लिए आज़ादी और डेमोक्रेसी उनकी प्रायोरिटी नहीं है। उन्होंने बिना कांग्रेस की मंजूरी या साफ प्लान के एक गैर कानूनी जंग शुरू की, जिसमें हजारों अमेरिकी सैनिकों को खतरे में डाला गया। तो ये उनका ट्वीट है। और लगातार इस बात को लेकर ट्रंप अपने देश में घिरे हुए हैं। वहां विपक्षी सांसद और खुद रिपब्लिकन पार्टी के सांसद, तमाम लोग इस युद्ध में अमेरिका को झोंकने का विरोध कर रहे हैं। और यह भी सवाल उठा है कि आखिर कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से नेतन्याहू के दबाव में आकर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को झोंक दिया है। बहुत सारे सवाल वहां पर उठ रहे हैं, उसका जवाब ट्रंप को देना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप एक के बाद एक धमकी ईरान को दे रहे हैं। हाँ, ट्रंप एक के बाद एक धमकी ईरान को दे रहे हैं। और वहाँ क्या, अब तो एक और मजे की बात कह रहे हैं कि वो जो उनके खामेनेई के पुत्र को कह रहे हैं कि वो जो मुज्तबा है वो बहुत हल्का है, लाइट वेट है, और वहां मैं तय करूंगा कि कौन जो है वहां का लीडर। लगा यही था कि वो वेनेजुएला की तरह से यहां भी तय कर देंगे। हालांकि पिछले साल जो 12 दिन तक की लड़ाई हुई थी इजराइल के खिलाफ, उसमें अमेरिका को अच्छा खासा तजुर्बा हुआ था, लेकिन फिर ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन ईरान ने अपनी क्षमता उसी दिन बता भी दी थी। एयरबेस पे, अमेरिकी एयरबेस पे हमले करके उसने बता दिया था कि हम ये कर सकते हैं पलटवार। समीर जी, पिछले 100 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिकी बेस पे इस तरीके से हमले हुए। और अब तो गल्फ में जितने बेसेस ज्यादातर बता रहे तबाह हो चुके हैं। CNN ने तो बाकायदा वो नक्शा जारी किया है कि सारे बेस किस तरीके से तबाह हो गए। और उनकी जो प्रेस सेक्रेटरी है वो बड़ी खफा हो रही थी CNN के संवाददाता से। पूछा देशद्रोही बता दिया चैनल को भी और रिपोर्टर, चैनल को भी, रिपोर्टर को भी। भाई देशद्रोही बता दिया, मतलब दुनिया में आप कहाँ का पिट रहे हैं ये बात ही नहीं की जाए। तो ये जो है जिस तरीके से पिट रहा है अमेरिका, ये ट्रंप साहब ने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन ट्रंप साहब चूंकि बड़बोले, इधर ट्रंप साहब की हालत बहुत खराब हो गई है। एक वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, ट्रंप साहब जो है अपने ओवल ऑफिस में बैठे हुए हैं और वो हालत उनकी खराब हो रही है, सांस फूले जा रही है। और तमाम जो सीनेटर हैं वो खड़े हुआ उनको जो दुआ कर रहे हैं कि ट्रंप साहब बच रहे हैं। तो हम लोग दिखाएंगे भी उस विजुअल को। ये इसमें दिखा रहे हैं। हाँ, ये दिखा रहे हैं किस तरीके से ट्रंप साहब जो है और सब जो दुआ कर रहे हैं हाथ जोड़े हुए, और ट्रंप साहब जो है वो हाथ बांधे हुए बैठे हुए। मतलब इनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। तो ईरान ने इतनी हालत खराब कर दी अमेरिका की कि ट्रंप
साहब को चक्कर आने लग गए हैं और सब लोग जो दुआ कर रहे हैं कि ट्रंप साहब बचे रहें। अब ये रियल तस्वीर है अमलेंदु जी, डोनाल्ड ट्रंप की भी और अमेरिका की भी। ईरान पर जिस तरीके से ईरान से पंगा लिया है अमेरिका ने, बिल्कुल ईरान ने जिस तरीके से पंगा लिया है, और जो वहाँ के विदेश उपमंत्री हैं ईरान के, हम लोग उनको भी सुन सकते हैं कि वो ट्रंप का किस तरीके से खिल्ली उड़ा रहे हैं एक तरीके से कहा जा सकता है। तो सुनते हैं, सईद खलाबजादे हैं और ये ईरान के उप विदेश मंत्री हैं, क्या कुछ कह रहे हैं दिल्ली में, और उस सवाल का वो जवाब दे रहे थे जब उनसे पूछा गया कि ट्रंप ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। I think we told everybody the Aramco, was false flag, the Cyprus was false flag, and these sort of things were false flag, and they know that because we shared all the information with those who were actually asking us. Whichever way we look at it, whether from the perspective of the Gulf or the perspective of Iran, are you seeing a fundamental geopolitical realignment taking place in the Gulf area? And what is your end game? What do you see the future geopolitical alignment take shape? There are two parallel but totally different, passes which is going on. The one belongs to the Israeli regime, which is exercising maximum edge over other countries, in which that greater Israel is happening, and you see that. And they would like to, and Americans have joined them actually in their policy of changing the political structure of Iran. By the way, you have to know that President Trump is asking for change in the leadership of Iran, and he says that I have to have voice on that, while he cannot appoint even the mayor of New York. तो ये बड़ी तालियां भी बज रही हैं अमलेंदु जी। उनसे वही ट्रंप पर जब पूछा गया तो कह रहे हैं, उनका जो जवाब था वो भी हम बता देते हैं। ये तो खैर तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप की है, और वास्तव में जो जवाब उन्होंने दिया तो ये तस्वीर बता भी रही है कि यही हाल है। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान में लीडरशिप बदलने की मांग कर रहे हैं, जबकि वे न्यूयॉर्क के मेयर को भी अपॉइंट नहीं कर सकते। क्या आप इस कॉलोनियल अप्रोच की कल्पना कर सकते हैं, जबकि वे अपने देश में डेमोक्रेसी देखना चाहते हैं? ईरान के डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए प्रेसिडेंट को हटाना चाहेंगे। ईरान के डिप्टी सईद खतीबजादे जो है वो ये कह रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त तालियां वहाँ पर बजी उनके इस जवाब पर। हाँ, इस जवाब पर। और समीर जी, कल हम लोगों के साथ जो थे वो न्यूज़ पॉइंट में ईरान से जुड़े हुए थे नज़र अब्बास रिजवी, और उन्होंने बड़ी मार्के की बात कही। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ईरान में तो चलिए इस्लामिक क्रांति हुई तो यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है ट्रंप साहब के कहने के मुताबिक, लेकिन यहाँ चुनाव होता है, राष्ट्रपति चुने जाते हैं, संसद चुनी जाती है, सब चुनाव होता है। लेकिन ऐसा चुनाव जहां अमेरिका के दोस्त हैं, जहां अमेरिका का शय है, सऊदी अरब में, यूएई में, कतर में, वहां कितनी डेमोक्रेसी है, तो वहां डेमोक्रेसी क्यों नहीं ला पाए ट्रंप साहब अभी तक? वहां डेमोक्रेसी ले आए ट्रंप साहब, उस बाद ईरान की बात करें, तो वहां ट्रंप साहब डेमोक्रेसी लेकर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? तो ये बड़ा एक मतलब जो आप तर्क दे रहे हैं साहब, डेमोक्रेसी लाने के लिए ईरान के लोग जो है वो अपनी उसके लिए हम आगे आएंगे, तो भाई ठीक है, ईरान के लोग अपना, मान लीजिए समीर जी, भारत का अगर कोई अंदरूनी झगड़ा है तो हम निपटेंगे ना, या किसी ट्रंप को बुलाएंगे निपटने के लिए? अरे मोदी जी के खिलाफ भी अगर यहाँ कुछ होगा तो यहाँ के लोग करेंगे ना, या राहुल गांधी के खिलाफ होगा तो यहाँ के लोग करेंगे। ट्रंप थोड़ी आएगा बाहर से कुछ करने के लिए, ट्रंप आएगा तो सब मिलकर ट्रंप के ऊपर चढ़ बैठेंगे, फिर ये थोड़ी देखेंगे कि हमारी मोदी से किसी से लड़ाई है या राहुल से किसी से लड़ाई है। भाई तब देश एकजुट होगा। तो ये बात ट्रंप नहीं समझ पा रहे हैं, तो इतने तो कम पढ़े लिखे ट्रंप दिखाई नहीं पड़ते। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए ट्रंप साहब को, जो वो नहीं समझ पा रहे हैं। जी बिल्कुल। और इधर ये भी एक खबर आई थी कि वहां पर जो अमेरिका, करीब 66 अमेरिकियों को ईरान ने वहां पर दूतावास के उनको बंधक बना लिया था। कल ये भी खबर, ये खबर जो थी समीर जी, ये समीर खबर जो है वो सबसे तेज चलने वाला एक चैनल है। असल में उसने वो खबर जो थी वो जारी कर दी थी, उसको लेकर जो है बहुत उसका मजाक जो है वो उड़ रहा है। और मजाक क्या उड़ रहा है वो आप समझिए कि उसका मजाक इस तरीके से उड़ रहा है कि वो ट्वीट हम लोग दिखाना चाहेंगे। यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीबी, उन्होंने वो ट्वीट किया, उसका इस क्लिप की, और उनका ट्वीट हम दिखा सकते हैं, दिखाएंगे। 1979 से
वहां अमेरिका का दूतावास है ही नहीं ईरान में, और स्विस दूतावास से वहां के काम चलते हैं। और सबसे तेज चलने वाला चैनल जो था उसने काफी देर तक चलाया, और दो एक्सपर्ट थे, तो एक एक्सपर्ट ने भी उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, उन्होंने भी उसका जवाब दे दिया कि बहुत खतरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कि वहां जो 66 अमेरिकियों को बंदी बना लिया है। जब दूसरे जब आए, उनके खुद के संवाददाता हैं, उन्होंने कहा कि भाई 97 से वहां उसका ईरान का दूतावास ही नहीं है, और जो ट्रंप की सेक्रेटरी है कैरन क्या है वो लेविट, वो जो थी वो 1979 का ही जिक्र कर रही थी कि 66 जो बंदी बना लिए गए थे, और उसका लीड जो था वो खामेनेई ने किया था। ये भी है। तो श्रीनिवास निवी जी वो क्या लिख रहे हैं वो बताइए। और यही श्रीनिवास बीवी ने कहा कि भाई एंकर पूछ रहे हैं कि ईरान ने अमेरिकी दूतावास के 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया है। एक पैनलिस्ट कह रहे हैं कि 1979 से या 1979 से ईरान में अमेरिका का कोई दूतावास ही नहीं है। एंकर कह रहे हैं मुझे खेद है, खबर पुरानी थी जिसे हमने नई करके चला दिया। ये हाल है भारत की मीडिया का, सबसे तेज, सबसे झूठी। दरअसल क्या है अमलेंदु जी, हम लोग पहले भी ये चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से वहां के कुछ जो ट्रंप समर्थित मीडिया है वहां से कुछ खबरें जबरन प्लांट की जा रही हैं, जिसमें ईरान को बहुत नुकसान होता दिखाई जा रहा है। अमेरिका और इसराइल को ऐसा लग रहा है कि वो हमला कर रहे हैं और उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये उसी का हिस्सा है। किस तरीके से एक और अमेरिका का फॉक्स न्यूज़ है, उसने एक खबर चला दी थी जो बिल्कुल फेक खबर थी, और उसको यहां पर कई बहुत ही एक तरीके से क्रेडिबल लोगों ने भी उसको ट्वीट कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांगी उससे, लेकिन इस तरह से जो इंफॉर्मेशन है उसका कैसे मिसयूज किया जा रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि खबरों को, उनके तथ्यों को, उनकी जो वास्तविकता है उस पर बहुत ही क्रेडिबल स्रोतों से समझना चाहिए, जानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आशंका हो तो कम से कम 2, 3, 4 सोर्सेज से जरूर जानना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है, जो बीवी श्रीनिवास ये बात कर रहे हैं वो तो बहुत ही क्रेडिबल, एक तरीके से कहा जाए भाई सबसे ज्यादा तेज देखा जाने वाला है। तो ये मीडिया का हाल बहुत अच्छा नहीं है, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। पर बात यह है कि किस तरीके से एक वार की रिपोर्टिंग जिस तरह से होनी चाहिए बहुत कम हो रही है, और इसमें बहुत सारे विदेशी चैनल भी ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं वो नैरेटिव का और प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं। देखिए समीर जी, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है उसमें अधिकांश पर कब्जा जो है वो अमेरिका, यूरोप और इजराइल समर्थित लॉबी उसका है। तमाम बड़े जो मीडिया टाइकून समझे जाते हैं वो सब मोस्टली इजरायली हैं, मतलब इजरायली क्या यहूदी हैं एक तरह से कहा जाए, तो वो इसलिए वो आता। और ये जो इंफॉर्मेशनल वार है मीडिया के जरिए, ये समीर जी वियतनाम युद्ध के दौरान, क्यूबा से युद्ध के दौरान, इराक से युद्ध के दौरान लगातार चलती रही है। बिल्कुल। क्यूबा के सैनिकों को तो इस मीडिया ने बलात्कारी घोषित कर दिया था, और बाद में मालूम पड़ा कि सब उसकी जांच हुई तो सारी खबरें फेक चलाई गई थी। अफगानिस्तान में भी इस तरीके से इन्होंने काम किया। तो ये एक माहौल बनाते हैं, और इसीलिए अब जो पेड्रो सांचेज हैं वहां के स्पेन के राष्ट्रपति, वो कह रहे हैं कि 23 साल पहले तुमने हमको इराक में ले आकर फंसा दिया था झूठी बातें करके। अब इसीलिए ब्रिटेन और स्पेन जैसे देशों ने अपना हाथ खींच रखा है कि भाई ईरान पर, वहां पर एक संप्रभु देश है, हम उस पर क्यों हमला करेंगे। वहां अगर कोई राजनीतिक उथल पुथल है, विरोध है, वहां पर कोई डिस्टर्बेंसेस है इंटरनल, वो उनका अपना आंतरिक मामला है। किसी ने आपसे मदद तो मांगी नहीं है। बिल्कुल किसी ने मदद नहीं मांगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है समीर जी, ईरान की सेंट्रल खत्म अल अनबिया बेस के स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने एक बड़ा वक्तव्य जारी किया है, और उनका कहना है कि एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन, जो जिसका बहुत दम भर रहे थे, जो हॉर्मुज स्ट्रेट को मैनेज करने के मकसद से 340 किलोमीटर की दूरी पर ओमान सागर में ईरानी टेरिटोरियल वाटर के पास आ रहा था, उस पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की नेवी ने के ड्रोन ने हमला किया, और वह अपने डिस्ट्रॉयर के साथ तेज स्पीड से भाग गया, और अब तक उस इलाके से 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर चला गया है। हम लोग बात कर ही रहे हैं कि उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है पिछले के, लेकिन पता चल गया है कि अभी है वो अस्तित्व में, लेकिन अस्तित्व में, लेकिन वो 1000 किलोमीटर दूर भाग गया है। ये साफ तौर पर समीर जी आ गया है सामने। तो अब ये चीजें सब सामने आ रही हैं। ये अब्राहम लिंकन वो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर बड़ा गुमान है कि अगर वो उस इलाके में तैनात है तो एक तरीके से वो इलाका अमेरिका के लिए बेहद सुरक्षित है। लेकिन इतनी वहां पर ड्रोन और मिसाइलें गिरी हैं कि उसको वहां से 1000 दूर, ये उसी की तस्वीरें हैं। अब्राहम लिंकन ये एयरक्राफ्ट ले जाता है वहां पर, यानी हवाई जहाज जो लड़ाकू विमान होते हैं, और इनके जरिए उस आसपास के इलाके में कहीं भी वो बम बरसाए जा सकते हैं। लेकिन
ये खुद ही अब 1000 किलोमीटर पीछे चला गया है। अब थोड़ी दूर और चला जाएगा तो अमेरिका में ही पहुंच जाएगा। हाँ बिल्कुल, अमेरिका में ही पहुंच जाएगा। हो सकता है अमेरिका ही जा रहा हो, तो जाते जाते एक काम करना चाहता हो तो ये भी हो सकता है, लेकिन जहाँ अमेरिका ही रहा हो। और ये जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है समीर जी, और ये एक समझा जा सकता है कि किस तरीके से अब रिटेलिएट ईरान जो कर रहा है उससे अमेरिका की धड़कनें जो है वो बढ़ रही हैं, और ये समझा जा सकता है। बिल्कुल, और धड़कनें इधर इसराइल की भी बढ़ रही है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि वहां पर लगातार अब 19वां अटैक शुरू कर दिया है, कल से ही शुरू कर दिया है, और लगातार भीषण बमबारी यरूशलेम में, तेल अवीव में, तमाम जगहों पर वहां की जा रही है। और खुद इसराइल के प्रधानमंत्री जो है नेतान्याहू साहब बंकरों में छिपे हैं, कोई बयान उनका नहीं आ रहा है। ट्रंप तो धमकी दे भी रहे हैं, उनकी धमकियां नहीं इधर भी सुनाई पड़ रही। हाँ, अब नेतन्याहू साहब तो बिल्कुल गायब हो गए हैं। और कल हम लोगों ने जिक्र किया था कि वहाँ के राष्ट्रपति जो है इसराइल के इसहाक हर्जोग, वो तो कह रहे हैं कि हमने ट्रंप को नहीं फंसाया है भाई इस युद्ध में, ट्रंप अपने आप कूदे हैं, हम ट्रंप को गाइड नहीं करते हैं। यानी ये मामला पूरा नेतान्याहू और ट्रंप के बीच में है, जो बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या कोई दुखती रग ऐसी है ट्रंप की जिसको दबा रखी है नेतान्याहू ने। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यही पूछा जा रहा है। और समीर जी, किस तरीके से अमेरिका की आर्थिक कमर भी टूटना शुरू हो गई है, ये भी सामने आ रहा है। वाशिंगटन के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक ईरान पर यूएस की लड़ाई के पहले 100 घंटों में करीब $3.7 बिलियन, यानी कि हर दिन लगभग $891 मिलियन खर्च हुआ है जी। बहुत तगड़ा जो है ये खर्च है। और थिंक टैंक ने कहा है कि लड़ाई का शुरुआती दौर खासतौर पर महंगा है, क्योंकि इसमें एडवांस और महंगे हथियारों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। और जैसा कि उनके डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने ये इशारा किया है कि लड़ाई हफ्तों तक चल सकती है, तो रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि पेंटागन को अपने मौजूदा बजट के अलावा और फंडिंग की जरूरत पड़ सकती है। और कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि पेंटागन का कहना है कि उसके पास हथियार भी नहीं है और धन भी नहीं है, दोनों नहीं है। अगर लंबा खींचता है, और ईरान उसको लंबा ही खींचना चाह रहा है, क्योंकि उसके पास मिसाइलों का, ड्रोन का एक भंडार है। और ये महत्वपूर्ण बात ये है अमलेंदु जी, कई बार उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, और तमाम जो विश्लेषक हैं उनका भी कहना है कि भाई ईरान के जो ड्रोन है या मिसाइल्स हैं वो 4 से 10 लाख रुपए के खर्च वाली मिसाइलें हैं, जिनको नष्ट करने के लिए अमेरिका को $मिलियंस का खर्च करना पड़ रहा है। बिल्कुल $मिलियन का खर्च करना पड़ रहा है। और इधर समीर जी ये बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। और वहीं के एक कमांडर का जो वक्तव्य था कि भाई जो 100 मिसाइल बनाता है ईरान एक महीने में, और हम 5 इंटरसेप्टर बना पा रहे हैं, ये है। और इस बात को रूसी मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, एयर डिफेंस फोर्सेस के हिस्टोरियन यूरी निटोव, वो कहते हैं कि अगर हम नंबरों की बात करें तो ईरान के पास 2000 से 4000 मिसाइल हैं। हर दिन लगभग 100 या उससे ज़्यादा की लॉन्च रेट है। इसका मतलब कि लगभग 1 महीने तक लगातार हाई इंटेंसिटी मिसाइल हमले होंगे। थार्ड इंटरसेप्टर की बात करें तो कुल मिलाकर लगभग 650 बनाए गए हैं, जिनमें से 150 पिछले हमले के दौरान किए गए थे, पिछले साल वाले। इससे लगभग 400 बचेंगे, शायद इससे भी कम। सावधानी और अच्छे इस्तेमाल से ये स्टॉक लगभग 10 दिन तक चल सकता है, शायद कम से कम 5 दिन तक, ये उनका अंदाज है। तो इसीलिए हाँफ रहे हैं ट्रंप साहब की, बात कर लो, हथियार डाल दो, मतलब धमकी भी और बात भी करना, ये समझा। एक्चुअली वो सरेंडर होना चाह रहे हैं, लेकिन धमकाते हुए। और वो आगे कह रहे हैं कि अगर हम पैट्रियट मिसाइलों की बात कर रहे हैं तो बेशक यूएस का स्टॉक बड़ा है, लेकिन इसे भी खत्म किया जा सकता है, खासकर अगर वे एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ 10 मिसाइल लॉन्च करते हैं तो उनके पास 3 हफ्ते के लिए काफी मिसाइल होंगी, और ये बहुत बड़े मार्जिन के साथ है। तो ईरान के पास अभी एक बहुत जरूरी ट्रम्प कार्ड है, और अगर वे अपनी मिसाइलों का सही इस्तेमाल करता है, अपनी सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी वाली मिसाइलों हाइपरसोनिक फतह को आखिरी स्टेज के लिए बचा कर रखता है, तो फतह को इजरायली एरो 3 मिसाइलों या अमेरिकी थार्ड और पैट्रियट सिस्टम से बिल्कुल भी इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, ये उनका कहना है। तो ईरान के पास असल में इजराइल और यूएस पर एक बहुत दर्दनाक हमला करने का मौका है, और इससे असल में ईरान पर किए गए अचानक हमले का बदला लेने का भी। तो ये वो साफ तौर पर कह रहे हैं। और यही बात, और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ईरान के पास ऐसे ये भी हो सकता है कि उसके पास अंडरग्राउंड प्लांट हो जहां बैलिस्टिक मिसाइलें भी बनती हो, हैं अंडरग्राउंड है, उसने जारी भी की है उसकी फुटेज।
अंडरग्राउंड उसने जारी भी किए कि हम अंडरग्राउंड भी काम कर रहे हैं। और समीर जी, ये खबर आ गई थी कि उसने जो पिछला हमला हुआ था उसके बाद उसने अपना मिसाइल का उत्पादन जो था वो 50 गुना बढ़ा दिया था और ज़बरदस्त उसमें काम कर रहा, चूंकि उसको मालूम था कि अभी खामोश हो गए हैं, चूंकि सांप की पूंछ पर अगर पैर रख दिया है तो सांप पलटकर काटेगा जरूर, ये सामान्य सिद्धांत है। तो उनको मालूम था कि चूंकि ट्रंप साहब की पूंछ पर पैर रख दिया है तो ट्रंप साहब पलटकर वार जरूर करेंगे, तो उसने तैयारी पहले से ही करना शुरू कर दी थी। और इसीलिए खामेनेई ने जो जब मौजूद थे तो उन्होंने ट्रंप को साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि आप अपनी जिस आर्मडा और इस पर अब्राहम लिंकन पर गर्व कर रहे हैं तो कभी कभी बहुत तगड़ी सेना को बहुत हल्के से हथियार जो है समुद्र में डुबो देते हैं। और यही काम कर रहा है अब ईरान कि अब अमेरिकी जहाज़ों को समुद्र में डुबाने की उसने तैयारियां कर ली। बिल्कुल, और इधर वो IRGC को धमकी दे रहे हैं कि आप सरेंडर कर दो, और उधर IRGC उनका जो सबसे बड़ा जो उनका बेड़ा है जिसको कहा जाता है, यानी अब्राहम लिंकन, वो एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको भागने पर मजबूर कर दिया है। वो 1000 किलोमीटर दूर चला गया है वहां से, ईरान की सीमा से। तो ये बहुत एक लड़ाई बहुत लंबी खिस्ती दिखाई पड़ रही है और इसका विस्तार भी धीरे धीरे हो रहा है। जिस तरीके से हिजबुल्ला और हूती, इस तरह के जो मिलिशिया संगठन हैं, ये ईरान के समर्थन में आए हुए हैं। इसराइल इन पर भी बमबारी, अब इसराइल कई तरीके से कई मोर्चों पर अब घिरा दिख रहा है। वो तेहरान पर हमला करे कि लेबनान पर हमला करे कि वो यमन पर हमला करे, और हमले उस पर हो रहे हैं, ईरान से भी हो रहे हैं, यमन से भी हो रहे हैं, लेबनान से भी हो रहे हैं। हूथी जो हैं, यमन समर्थित हूथी हैं, उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध में उंगली हमारी ट्रिगर पर है। और उन्होंने साफ कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के खिलाफ US इजरायली अभियान के 6ठे दिन एक टेलीविजन भाषण में उनका ग्रुप जो है उसमें उन्होंने कहा है कि उनका ग्रुप किसी भी समय हमला करने को तैयार है। अब्दुल मलिक अल हूथी जो उसके लीडर हैं, उन्होंने कहा कि सैन्य बढ़त और कार्रवाई के बारे में हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, अगर हालात की जरूरत पड़ी तो किसी भी समय जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। तो यानी हूथी भी तैयार हैं, उधर से लेबनान से हिजबुल्ला भी हमला कर रहा है, ईरान इधर से मार रहा है मिसाइल और कह रहा है कि आओ भाई ट्रंप साहब, हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ऊंट पे चढ़कर आओ, रेगिस्तान में हम चला लो, यहाँ तुम्हें गाजर मूली की तरीके से काटेंगे। हाँ, और अब वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर अपनी आर्मी भी उतार सकते हैं, थल सेना भी उतार सकते हैं। तो यहाँ दो सेनाएं यानी वायुसेना और नेवी तो उतारी हुई है, और दोनों को ही किस तरीके का नुकसान वहाँ झेलना पड़ रहा है। अब इस नुकसान की वजह से एक तो अमेरिका को नुकसान हो रहा है, वो उनकी जो सैन्य क्षमता है जिसका एक हवा क्रिएट किया गया था वो भी बाहर निकल कर आ गया है। किस तरीके से जो डिफेंस सिस्टम है या उनका अटैकिंग सिस्टम है, दोनों को कैसे तबाह किया है ईरान ने, छोटे से देश ने। और दूसरी ओर घरेलू मोर्चे पर बुरी तरीके से घिरे नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। स्थितियां उनके लिए प्रतिकूल हैं और उसी की वजह से ये धमकी लगातार दे रहे हैं ईरान को कि वो सरेंडर कर दे। और सरेंडर क्यों करेगा ईरान, तो ऐसा लग रहा है इस लड़ाई को ज्यादा से ज्यादा वो लंबा खींचे, क्योंकि अगर लंबा खींचता है तो यहां आपके पास जो आपकी जो सैन्य क्षमता है वो कमजोर हो रही है, और दूसरी ओर जिसकी बदौलत, जिनकी मदद से आप हमले कर रहे हैं या वहां पर आपने बेस बनाए हुए हैं, वो आर्थिक रूप से टूट रहे हैं, जिसका नतीजा दिख रहा है कि वहां के तमाम उद्योगपति अपील कर रहे हैं कि लड़ाई खत्म हो। हाँ बिल्कुल, वहाँ के उद्योगपति यानी समीर जी की जो उद्योग जगत है और खासतौर से जो बिलियनियर्स हैं वहाँ UAE और सऊदी में, वो अब ट्रंप के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं कि भाई तुम आप युद्ध लड़ो, कुछ करो, लेकिन तुमने हमारे मुल्क को जो है वो क्यों फंसा दिया है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और ये और अपडेट है, हाँ, ये शायद अभी कुछ ईरान पे हमला हुआ है, कुछ जो वहाँ की यहाँ इजराइल की तरफ से तेहरान की मिलिट्री एकेडमी है उसके ऊपर हमला हुआ है, ये अभी एक खबर आई है। तो अब उसमें क्या नुकसान हुआ वो भी हम लोग बताएंगे। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हमले दोनों तरफ से जारी हैं और नुकसान, जाहिर सी बात है हमला होगा तो नुकसान दोनों तरफ से होगा, लेकिन इसको भी किस तरीके से रिपोर्ट किया जा रहा है वो देखने वाली भी बात है। पर कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का ही अब बयान आ रहे हैं और वहाँ के जनरल्स के बयान आ रहे हैं, वहाँ के सैन्य अधिकारियों के बयान आ रहे हैं कि अमेरिका को कितना नुकसान हो रहा है। बड़े सवाल
ट्रंप पर किए जा रहे हैं कि आखिर ईरान के खिलाफ युद्ध में झोंकने की क्या जरूरत थी। मुश्किल घड़ी है और वो तस्वीर बार बार सामने आ ही जा रही है कि कैसे ट्रंप परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। ईरान को ऐसा लगा था शायद उनको कि वो 2-3 दिन में ख़त्म कर देंगे, कह भी रहे थे और अभी भी धमका रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन में ख़त्म पिछली बार यानी पिछले साल जब उन्होंने हमला किया तब भी नहीं कर पाए और अब भी कोई ख़त्म होने वाली स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है। और जहाँ तक रेजीम चेंज की बात है उसकी संभावना तो अब दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। रेजीम अब तो संभावना यही दिख रही है कि कहीं इजराइल और अमेरिका में ही ना हो जाए। हाँ बिल्कुल, इजराइल और अमेरिका में ही जंग भी समीर जी बिल्कुल हो सकती है। आप सही कह रहे हैं कि हालात भी बन रहे हैं, चूँकि अब जिस तरीके से इजराइल के राष्ट्रपति जो हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई हमने तो युद्ध में नहीं घसीटा है और हम ट्रंप को जो है वो गाइड नहीं करते हैं, तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये अब इजराइल भी जो है वो पल्ला छुड़ाना चाहता है या नेतन्याहू से इजराइल पल्ला छुड़ाना चाहता है। तो इजराइल एक राष्ट्र के तौर पर कह रहा है कि भाई इसने नेतन्याहू ने तो इजराइल को बर्बाद कर दिया। तो चूंकि अभी तक जो खबर जो जिस तरीके की विजुअल समीर जी गाजा से आते थे बिल्डिंग्स के तबाह होने के, वैसे विजुअल सब इजराइल से आ रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि वो उनका जो पत्रकार लौट कर आए हैं इजराइल से भी, वो कह रहे हैं कि तबाह हो चुका है इजराइल, बंकर्स के अंदर जो है बहुत बड़ी हानि हुई है, ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं और किसी को कोई पता नहीं चल रहा है कि यहाँ से 200 मीटर दूर हम जाएं तो जाएं कैसे। पुलिस कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, मिलिट्री कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। तो अगर ये स्थिति इजराइल के अंदर है समीर जी, जो आंखों देखा उन पत्रकार का कहना जो वहाँ से लौट कर आए हैं, कह रहे बड़ी मुश्किल से हम लोग निकल कर आए हैं। खैर वहां तो पहले दिन से ही जिस दिन ये अटैक किया है उसी दिन से उन्होंने अपने नागरिकों को कहा कि आप बंकरों में छिप जाइए। सारे नेता वहां बंकरों में छिपे हुए हैं, सेना लड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि बंकरों में छिपे हुए हैं तो सारे बंकर कोई इतने मजबूत तो होंगे नहीं, तो वहां नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात यह कि जो जब हमले होते हैं तो उनमें खास तौर पर महत्वपूर्ण जगहों को निशाना बनाया जाता है, वो डिफेंस के और जो कम्युनिकेशन से जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं। ईरान भी उनको निशाना बना रहा है, तो ये नुकसान तो हो ही रहा है। और अब इजराइल की भी अगर एक तरीके से बौखलाहट देखी जाए अमलेंदु जी, जिस तरह से अस्पतालों को स्कूलों को निशाना बनाया है, तो ये समझ में आ रहा है कि किस तरह से ईरान के हमलों से वो परेशान दिख रहा है। वो झुंझलाहट, वो परेशानी अमेरिका की भी दिख रही है कि उन सैनिकों पर को डुबो दिया समुद्र में जिनको पता भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, और वो हिंद महासागर में थे, भारत से वापस जा रहे थे ईरान की ओर। हाँ बिल्कुल समीर जी, जा रहे थे, उसको भी देखा। अब्बास अराक्ची जो यहाँ के विदेश मंत्री हैं उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन इस समय की एक और बड़ी खबर आ रही है समीर जी, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ईरान की मिसाइलें जो हैं उसका 21वां फेज, इजराइल की मिसाइलें खैबर मिसाइलें जो हैं वो तेल अवीव की ओर बढ़ रही हैं इस समय। ये इस समय की खबर आई है और ये जानकारी IRGC ने अपने वक्तव्य में दी है कि हम जो है इजराइल पर हमला कर रहे हैं। देखिए समीर जी, ये होता है युद्ध का नियम कि हम हमला कर रहे हैं तो हम सूचना दे रहे हैं कि हमला हमने किया, हम करने जा रहे मतलब कर रहे हैं, हमला करने के बाद हम सूचना देते हैं कि हमने हमला किया, ये हमारी क्षति हुई, ये दूसरे की क्षति हुई। ईरान ने स्वीकार किया कि उसके 1200 से ज्यादा नागरिक जो हैं वो हताहत हुए हैं। लेकिन यही बात जो है वो ट्रंप साहब स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, यही बात इजराइल स्वीकार नहीं कर पा रहा है। और वहां के लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप दबा क्यों नहीं, आपकी जो हानि हुई है बताइए उसको। कतर में ईरान ने कहा कि 600 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की जान हताहत हुई है, 680, और ये 4 दिन में, अब तक और संख्या बढ़ चुकी होगी। अब जो हमले की हो रहे हैं 4 दिन में 680 का उसने दावा किया और इसका खंडन नहीं किया किसी ने, बस 6 को स्वीकार किया अमेरिका ने, बाकी खंडन नहीं किया किसी भी तरीके का 680 का। तो ये समीर जी साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अब ये ट्रंप साहब जो सोच रहे थे वो किसी हाल में होता हुआ दिखाई नहीं। और एक टीवी चैनल में जो अराक्ची है उन्होंने कहा है कि गलती मत, उन्होंने भी अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है कि गलती मत करना, हमने अपने पड़ोसियों पर हमला नहीं किया है, हमने मुस्लिम देशों पर हमला नहीं किया है, हमने जिन चीज़ों को टारगेट किया है वे अमेरिकी टारगेट, अमेरिकी बेस और अमेरिकी फैसिलिटीज़ हैं जो बदकिस्मती से हमारे पड़ोसियों की ज़मीन पर है। ये चूँकि बार बार अमलेंदु जी ये खबरें भी आ रही हैं कि सऊदी अरब पर हमला हो रहा है, कुवैत पर हमला हो रहा है और तो बहरीन पर हमला हो रहा है, तो ये स्पष्ट किया है अराक्ची ने कि उन देशों में, उन जगहों पर हमला नहीं हो रहा है, वहाँ जो अमेरिकी ठिकाने हैं हमले वहाँ हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो ठिकाने हैं उस पर हमले हो रहे हैं, ये कई बार साफ किया। डॉक्टर मसूद पेजेश्किन जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि भाई हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे हमारे संबंध अच्छे हैं और हम उनकी सॉवरेनिटी जो है, उनकी संप्रभुता का सम्मान करते हैं। हमने हमले आपके यहाँ नहीं किए, आपके यहाँ चूंकि अमेरिकी बेस हैं और उन अमेरिकी बेस से ईरान पर हमले हो रहे हैं, तो हमने उन अमेरिकी बेस पर हमले किए, यानी आपकी परिधि में
आपके देश में एक तरीके से कहा जाए जो अमेरिकी अड्डे हैं, जो अमेरिका की टेरिटरी है, हमने उन पर हमले किए हैं, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है एकदम बिल्कुल साफ। और ये बात अब्बास अरागची ने भी, NBC है वो चैनल, अमेरिका का ही चैनल है, उसके साथ इंटरव्यू में बात कही है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये एक जो मिस इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जा रही है कि ईरान की तरफ से अपने पड़ोसी देश जो मुस्लिम देश हैं, यानी जो गल्फ कंट्रीज हैं, वहां पर हमले हो रहे हैं। तो बार बार स्पष्ट किया जा रहा है कि हमले वहां पर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां अमेरिकी ठिकाने हैं और उन ठिकानों पर ही हमले हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि उन देशों के किसी जगह पर, किसी इमारत पर या कोई वहां पर सिविल एरिया में कोई अटैक किया जा रहा हो ईरान की तरफ से। तो कई खबरें आ रही हैं। इधर तेल अवीव पर भीषण हमला फिर से शुरू कर दिया है ईरान ने। बहुत सारी खबरें हैं और इन खबरों के बीच अमेरिका की चेतावनी और अमेरिका की धमकी भी जारी है। नुकसान खूब हो रहा है। उस IRGC को धमकी दे रहे हैं, यानी ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को, जिसने अब्राहम लिंकन को 1000 किलोमीटर पीछे खदेड़ दिया है। आज उसकी खबर आई है। हालांकि ये चीज तीसरे चौथे दिन ही हो गया था क्योंकि भीषण बमबारी उस पर ईरान की तरफ से की गई। हाँ बिल्कुल, भीषण बमबारी ईरान की तरफ से की गई थी और ये उसी समय आ गया था कि इतना ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और नुकसान की जो तादाद है समीर जी, वो बढ़ती ही चली जा रही है और नुकसान जो काफ़ी ज़्यादा इस समय उसका होता हुआ नज़र आता है। और IRGC जो है, जो ईरान का जो सैन्य है, उसके स्पोक पर्सन है ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी। उन्होंने कहा है कि ईरानी सेना हमलावर को सजा देने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ईरान के नए हथियार सामने आने वाले हैं। अभी तक हमने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया है जिनका, वो आएंगे और दुश्मन को ऑपरेशन की हर लहर में दर्दनाक हमले की उम्मीद करनी चाहिए। अब ये वही बात जो अभी एक्सपर्ट कह रहे थे कि ईरान के अभी बहुत सारे ऐसे जो आर्मामेंट हैं वो नहीं आ पाए हैं। अभी तो हल्की मिसाइलें, हल्के ड्रोन भेजकर इनके इंटरसेप्टर खत्म करा रहा है। जब ये इंटरसेप्टर खत्म हो जाएंगे, असली हमले तब होंगे। वो आर्मडा और जो अब्राहम लिंकन है वो समुद्र में तब डूबेगा। वो पहले तो राडार सिस्टम खत्म कर रहा है इनका, सबसे इनका बड़ा राडार था वो ध्वस्त कर दिया और सारा इनका एयर डिफेंस सिस्टम वहां ध्वस्त कर दिया, इंटरसेप्टर ध्वस्त कर दिए। थार जो है वो थार को थार करके वो ध्वस्त कर रहा है। इसके बाद फिर जो है हमले बड़ी उससे ताकत से करेगा। ये बात अब सामने आ रही है। ये चीज भी बहुत एक पूरी दुनिया को जो एक चीजें पता लग रही है अमलेंदु जी, इस लड़ाई की एक खास बात ये भी है कि अमेरिका और इजराइल की जो उनकी अपनी सैन्य क्षमता, उसकी तो एक पोल खुल ही रही है। जो इनकी इंटेलिजेंस क्षमता है उसकी भी पोल किस तरीके से खुल रही है। अब इतने हमले हो रहे हैं, क्या किसी को पता नहीं चल पा रहा, इतना नुकसान हो रहा है, क्या कुछ कर रही है ईरान के पास कोई ऐसा इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन तबाह किए हुए दोनों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल अकेले के लिए। और मतलब आपका इंटेलिजेंस कर क्या रहा है, सवाल तो ये इंटेलिजेंस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल जो है वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से। अच्छा समीर जी, एक और बड़ी खबर आ रही है और कुछ फुटेज आए हैं और वो फुटेज इंटरनेशनल मीडिया ने उसको जारी किए हैं और उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो कुवैत में US का अली अल सलेम एयरवेस है वो ईरानी हमले के बाद धू कर जल रहा है। ये आ गए, चूँकि हम लोगों ने थोड़ी पहले खबर दी थी कि कतर में जो US का बेस है उस पर हमला किया है, तो ये सामने आने लगा, उसकी तस्वीरें भी अब आने लग गई हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो कतर ये हमले की लगातार तमाम तस्वीरें आ रही हैं और ट्रंप धमका रहे हैं। उनकी धमकी अब किस तरीके से दिख रही है, धमकी तो अपनी जगह है, लेकिन ये बौखलाहट दिखाई पड़ रही है कि युद्ध के तमाम नियमों को भी धता बता रहे हैं। कल आइरिस डेना को जिस तरीके से डुबाया गया था और जिस तरीके से उसकी जानकारी दी गई थी अमलेंदु जी, वो बहुत ही एक तरीके से कहा जाए कि बौखलाहट तो है ही है, बेशर्मी भी है कि आप युद्ध के तमाम जो नियम हैं उनको कैसे तार तार कर दे रहे हैं। और सीधा मतलब इसका है कि ईरान जैसे छोटे देश से आप मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। वो झुंझलाहट आपकी बता रही है। बिल्कुल, वो झुंझलाहट साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है समीर जी। और ये एक से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये चीज़ें जिस तरीके से सामने आ रही हैं उसका, अच्छा इसका हमले का क्या एपस्टीन फाइल्स से साथ भी कुछ सवाल है। ये समीर जी, ये सवाल जो थे
ये सवाल अमेरिका में भी उठ रहे हैं और ये नेतान्याहू, वही जो हम बात कर रहे हैं हम लोग की, आखिर नेतान्याहू की कौन सी कमजोरी है और ट्रंप की क्या कमजोरी है जो नेतान्याहू ने पकड़ रखी है, जिसकी वजह से अमेरिका को उन्होंने लड़ाई में झोंक दिया। अमेरिका में ही सवाल उठ रहे हैं, अमेरिका में ही सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर अभी भारत में भी इसको काफी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है एपस्टीन फाइल्स को लेकर भी। अब इस ईरान पे हमले को भी एपस्टीन फाइल्स के जरिए जोड़ा जा रहा है। आज 1 बजे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा है और एक पोस्टर जारी किया है। वो पोस्टर अपनी टीम से कहेंगे, हाँ हम लोग देख सकते हैं उस पर क्या लिखा है, पहले तो अंग्रेजी में और हिंदी में। बिल्कुल, वो पोस्टर पहले हम लोग देखते हैं क्या है। उस पोस्टर में बहुत सारी तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री की भी हैं, ट्रंप की, और ये भी बताएंगे कि ट्रंप की ये जो झुंझलाहट और बौखलाहट है अमेरिका की, वो केवल ईरान तक सीमित नहीं है, भारत के लिए भी उन्होंने धमकी फिर दी है। बहरहाल ये पोस्टर आप देखिए जो पवन खेड़ा ने जारी किया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थोड़ी देर में होने वाली है, और लिखा है कि आज की प्रेस वार्ता दोपहर 1 बजे, महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता। और क्या लिखा है इसमें, दे दी हमें गुलामी, बना ट्रंप का दलाल, वडनगर के फकीर तूने कर दिया कमाल। अब इसमें मुझे लगता है कि फकीर भी सब जान रहे होंगे, गुलामी भी जान रहे होंगे, ट्रंप का नाम तो आ ही गया, और जो नहीं जान रहे होंगे तो तस्वीरें इसमें बना दी गई। तस्वीरें, एक तस्वीर समीर जी 100,000 शब्दों से ज्यादा बयां करती है। बिल्कुल, तो तस्वीर जो बयां कर रही है कि इस पे क्या होगा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है कुछ नए सबूत लेकर पवन खेड़ा आए हों, क्योंकि वो रोज जो है कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, तो बहुत तगड़े हमले जो है वो करते हैं इसको लेकर समीर जी। लेकिन जिस तरीके से आज अमलेंदु जी और वहाँ के जो ये वित्त मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने जो ट्वीट किया है वो तो सीधे सीधे अब ये दिखा रहा है कि भारत को निर्देशित नहीं कर रहे हैं, भारत को गुलाम समझ रहा है अमेरिका। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, देखते हैं उनका ट्वीट भी हम लोग। हाँ बिल्कुल, ये साफ तौर पर सही समझ में सही आपने बात कही समीर जी कि ये मतलब वो एक तो मतलब गुलामों के तरीके से ट्वीट कर रहे हैं। ये भाषा जो है वो, हाँ जो भाषा जो है वो गुलामी की तरीके से ही आ रहे हैं वो अपने ट्वीट में। उनका ट्वीट भी हम लोग देखेंगे, सीधे सीधे कह रहे हैं कि लड़ाई चल रही है, हम लोग 30 दिन और 30 दिन की मोहलत दे रहे हैं भारत को, भारतीय कंपनियों को, कि वो रूस से तेल खरीद लें। यानी जो बात राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम का कैंपेन चल रहा है, उस कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं अमेरिका के वित्त मंत्री। ट्रंप तो पता नहीं दर्जनों बार, 75-76 बार, कितने बार कह ही चुके हैं, प्रधानमंत्री को यह तक कह चुके हैं कि मैं चाहूं तो उनका पॉलिटिकल करियर खराब कर दूं, और अब वहां के वित्त मंत्री भी उसी भाषा में बोल रहे हैं जैसे भारत उनका गुलाम हो, कि उनकी अनुमति से तेल खरीदना रोकेगा, उनकी अनुमति से तेल खरीदना शुरू करेगा। हाँ, उनकी अनुमति से शुरू करेगा। और समझिए यहाँ भी हमारा जो तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया है वो बड़ा जो है खबर चला रहा है। मैंने देखा एक का तो हेडिंग जो था उसने दिया कि अमेरिका से आई खुशखबरी, रूस से तेल खरीदने की अनुमति दे दी। यानी इतना भारत उनका उपनिवेश है, खुशखबरी गुलाम हो गए, मतलब खुशखबरी बताया जा रहा है कि सब खुशखबरी जो है अमेरिका ने दे दी कि जो गुलाम हुए, मतलब गुलामों की तरीके से हमको ट्रीट किया जा रहा है। गजब हाल है भाई। हम लोग राहुल गांधी ने जो लोकसभा में ये बात उठाई थी और उसकी वजह से उनकी सदस्यता लेने की बात की जा रही है, उनको संसद में आने से रोकने का नियम बनाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सुन लेते हैं पहले राहुल गांधी का बयान और फिर अमेरिका के वित्त मंत्री के ट्वीट पर चर्चा करते हैं। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch. Meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. तो ये किस तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं राहुल गांधी कि आखिर अमेरिका कौन है जो ये तय करेगा कि भारत कहाँ से तेल खरीदे, कहाँ से न खरीदे, कितना तेल खरीदे, किसके साथ क्या सामान करे, क्या व्यापार करे, कब लड़ाई करे और कब लड़ाई खत्म कर दे। आखिर डोनाल्ड ट्रंप है कौन? लेकिन इसका जवाब नहीं दिया गया। संसद का पूरा समय बर्बाद कर दिया गया, यहाँ तक कि स्पीकर के खिलाफ वहाँ स्थिति आ गई कि अब उनको हटाने की प्रक्रिया अब शुरू हो रही है। लेकिन ना तो जवाब आया, और दूसरे किस तरीके से राहुल गांधी पर हमले किए गए। लेकिन अब वहाँ के वित्त मंत्री भी अब क्या कह रहे हैं, ट्रंप तो बार बार कह ही रहे हैं, ये आखिर ऐसा
करने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? खुद क्यों मजबूर है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल समझिए, बहुत बड़ा सवाल है। और राहुल गांधी ने जो इसको अपना पुराना वीडियो जो उसको कांग्रेस ने पोस्ट किया और उसको रीपोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की ट्विटर पर, वो भी आप बता सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। बिल्कुल, ये राहुल गांधी का ट्वीट है और लिख रहे हैं राहुल गांधी कि भारत की विदेश नीति हमारे लोगों की मिली जुली इच्छा से बनती है। इसकी जड़ें हमारे इतिहास, हमारे भूगोल और सत्य अहिंसा पर आधारित हमारे आध्यात्मिक मूल्यों में होनी चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं वह नीति नहीं है, यह एक समझौता करने वाले व्यक्ति के शोषण का नतीजा है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात फिर वही पे कि आखिर इसको लेकर खामोश पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों हैं। और अब तो ये दिखाई पड़ रहा है कि किसी देश के साथ कैसा संबंध रखना है वो भी डोनाल्ड ट्रंप तय कर रहे हैं। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप ही तय कर रहे हैं कि किसके साथ संबंध रखना है और किसके साथ क्या करना है। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वही सब तय कर रहे हैं और आदेश दे रहा है, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि अमेरिका कि भाई मैं मतलब आप जो है अब आप तेल खरीद सकते हो और आप तेल नहीं खरीद सकते। अब ये आदेश भी जो है वो अमेरिका हमको देगा। ये आप समझ लीजिए कि अमेरिका ही सब कुछ जो है वो करेगा, ये आप समझ में आ रहा है। और इसको लेकर शिवसेना की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी कहा है, बहुत टिप्पणी आ रही है, लगातार विपक्षी नेताओं की तरफ से टिप्पणियां आ रही है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश अमेरिका, उसको इस तरीके से अमेरिका डिक्टेट कर रहा है और उसमें देश के नेतृत्व की खामोशी क्यों छाई हुई है? हाँ बिल्कुल, देश के उस पर सवाल तो निश्चित तौर पर उठेंगे कि अमेरिका अगर दे रहा है और आदेश दे रहा है तो यहाँ से खामोशी क्यों है? हमारे विदेश मंत्री कुछ क्यों नहीं बोल पा रहे, हमारे जो है प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं बोल पा रहे, और वो मंत्री क्यों कुछ नहीं बोल पा रहे जो ट्रेड डील पर आकर भाषण दे रहे थे? वो ट्रेड डील वाले मंत्री कहाँ गायब हो गए? चलिए, प्रधानमंत्री तो बीमार रहते हैं, 18 घंटे बीजेपी का काम करते हैं, चुनाव प्रचार, तो बीमार हो जाते हैं, तो देश के मामलों पर नहीं बोल सकते। लेकिन ये मंत्री जो ट्रेड डील पर आकर जानकारी दे रहे थे वो कहाँ गायब हो गए हैं? बिल्कुल, कि अब वहां से हमको मिल गया है, ये है। तो ये इसको लेकर एक अब ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। 9 तारीख से 9 मार्च से एक बार फिर संसद के बजट सत्र का जो दूसरा हिस्सा है वो उसकी शुरुआत होने वाली है। गंभीर सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, लेकिन सवाल ये है कि उन सवालों का जवाब देते हैं या नहीं देते। प्रधानमंत्री ने तो अब संसद में जाना वैसे भी बहुत कम था उनका, अब तो छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ दिया है कि स्पीकर ने कह दिया कि आपको खतरा है। लेकिन ये बहुत गंभीर मुद्दा है अमरेंदु जी, जिस तरीके से अब वहां पर ट्रंप के अलावा वहां के दूसरे मंत्री भी भारत को डिक्टेट कर रहे हैं। हाँ, भारत दूसरे मंत्री भी कर रहे हैं और यानी एक तरीके से समझिए कि पूरे तरीके से भारत को उन्होंने उपनिवेश समझ लिया है, ये समझा जाए। और भारत उपनिवेश बनने को मतलब स्वीकार कर रहा है, मतलब भारत अभी तक आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे। मतलब भारत स्वीकार नहीं कर रहा है, मोदी जी स्वीकार कर रहे हैं, मोदी जी की सरकार स्वीकार कर रही है। भारत कैसे स्वीकार कर लेगा? भारत तो आंख से आंख मिलाकर बात करता है, अंग्रेजों से लड़े, इनसे भी लड़ लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन ये भारत सरकार जो है वो इसको जो है मतलब ये मोदी सरकार जो है वो इसको उपनिवेश मानने को तैयार हो गई है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से जो अभी पोस्टर हम लोगों ने दिखाया उसको लेकर महिला कांग्रेस के नेताओं ने, चूंकि एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र है और जो पोस्टर तैयार किया है जिस पर थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं पवन खेड़ा, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, उस एप्स्टीन फाइल्स को लेकर और अमेरिका का दबाव, भारत की चुप्पी, इन सारे मामलों में प्रधानमंत्री की खामोशी, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम क्यों कहा जा रहा है, उसको लेकर महिला कांग्रेस ने हरदीप पुरी के घर पर प्रदर्शन किया है। और अमलेंदु जी, उनकी जो नेम प्लेट है, नाम की पट्टिका जो लगी रहती है, उसको उस पर कालिक पोत दी। हाँ, अब इसको भी आतंकवादी गतिविधि ना कह दिया जाए, इसके भी अब मास्टरमाइंड ना ढूंढे जाए। ये भी इसके मास्टरमाइंड कौन थे, अब ये भी पूछा जाएगा। कोर्ट ने कैसी फटकार लगाई कि आप इस प्रदर्शन को आप मास्टरमाइंड और षड्यंत्र बता। हाँ, मतलब राजनीतिक विरोध को आप जो है वो मास्टरमाइंड क्या मतलब, लेकिन फिर शर्म मगर नहीं आती। अब बेचारे वो पुलिस अधिकारी भी क्या करें, ऊपर से जो आता है आदेश उनको मानना पड़ता है। इतना तो वो भी जानते हैं कि अदालतों में ये चीजें नहीं टिकेंगी, लेकिन भाई थोड़े दिन के लिए जो है वो सुर्खियां बटोरी जा सकती हैं, बस ये है। लेकिन ये देख रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से ये प्रदर्शन, ये महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, लोगों ने हरदीप सिंह पुरी के घर पर, जो उनका सरकारी आवास है, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और अभी भी मंत्री हैं, इतने आरोपों के बावजूद अभी मंत्री बने हुए हैं। दुनिया भर में जिन पर भी आरोप लगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यहाँ उनको अभी पुरस्कृत किया गया है और अभी हो सकता है और भी पुरस्कृत किया जाए, लेकिन विपक्ष उनके खिलाफ आवाज उठाए हुए है। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, उनके नाम पर कालिक पोत रही हैं। हालांकि अब देखना यह है कि इस पर भी कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, क्योंकि कार्रवाई बड़ी तेज हो रही है कि अगर आपने विरोध प्रदर्शन किया, किसी भी तरीके से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के खिलाफ पर भी यहाँ
FIR हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है और रिमांड मांगी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा समय तक इनको हिरासत में रखें। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा समय हिरासत में रखें और मतलब कड़े जो हैं वो लगाए जाएं, इन पर धाराएं लगाई जाएं, मास्टरमाइंड बताया जाए ताकि फिर UAPA इस पे लगा दिया जाए। ये सब करने की तैयारी, यानी आप राजनीतिक विरोध मतलब सहने की आपके अंदर क्षमता ही नहीं है। असल में होता ही है समीर जी की, चूंकि सब संघ की शाखाओं से आए हैं निकलकर, लोकतंत्र से विरोध है, तो लोकतांत्रिक संस्कृति होती क्या है इनको पता ही नहीं है। तो ये इसीलिए इस तरीके की, देखिए राजनीति में पुलिस का और शासन का इस्तेमाल कौन करता है? जो डरपोक होता है, जिसको राजनीतिक विरोध सहने की आदत नहीं होती है। वरना तो समीर जी हमने तमाम राजनेता देखे हैं कि काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और मालूम पड़ता भी गाड़ी से निकल कर आए और फिर कहा भी बताओ क्या समस्या है। हम ही लोगों ने समीर जी तमाम लोगों को काले झंडे दिखाए अपनी छात्र राजनीति के समय में, और निकल कर लोग आते थे, लाठी पुलिस भटकाती थी, लेकिन विरोध प्रदर्शन तो ये एक लोकतांत्रिक देश का, लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा एक कह लीजिए कि आभूषण होता है। और ये अधिकार लोगों को मिले हुए हैं कि आप सरकार ही नहीं, आप किसी से भी अगर विरोध आप जता रहे हैं, उस विरोध को शांतिपूर्ण तरीके से आप जता सकते हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई संस्था हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। और उसके लिए कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई देश से भी बड़ा है कि आप उसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। बहरहाल प्रदर्शन जबरदस्त हो रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे उस पर भी हम लोग आपको बताएंगे। पवन खेड़ा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लेकिन इधर ईरान और इस्राइल में जो कुछ भी चल रहा है, और ईरान जिस तरीके से हमला लगातार एक के बाद एक घातक हमले कर रहा है, अमेरिका और इस्राइल दो के दोनों ही उससे बुरी तरीके से हिले दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ कोई और नई खबर आप जिक्र कर रहे हैं? नई खबर तो नहीं है समीर जी, लेकिन जो आप बताए थे कि वहां के विदेश मंत्री हैं, उनके ट्वीट पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो उस प्रतिक्रिया को भी हम लोग चलते चलते बता दें। जो बिल्कुल, वो हम ट्वीट भी देख लेते हैं। और जो उन्होंने स्कॉट बेसेंट ने किया हुआ है, वहां के जो वित्त मंत्री हैं, उस पर कांग्रेस ने क्या टिप्पणी की है। लिखा है, कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत दे दी है, 30 दिन की छूट दी गई है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने पोस्ट कर यह आदेश दिया। मोदी सरकार ने देश का यह हाल बना दिया है। अब अमेरिका तय कर रहा है भारत कहां से तेल खरीदेगा और कहां से नहीं। यह बात पीएम मोदी तय नहीं कर रहे हैं, ना ही भारत की सरकार तय कर रही है। आज देश के नागरिकों के मन में यही सवाल है, अमेरिका होता कौन है भारत को इजाजत देने वाला? हम किसी देश के गुलाम नहीं हैं, आजाद राष्ट्र हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अमेरिका से यह सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया है। ये कांग्रेस पार्टी का ट्वीट है, आधिकारिक उनका स्टैंड है, जो अमेरिका के वित्त मंत्री के ट्वीट पर उन्होंने जो जवाब दिया है। अमेरिका के वित्त मंत्री का ट्वीट, उसकी भाषा, उसका अंदाज, तरीका सीधे ये बता रहा है कि वो भारत को आदेश दे रहे हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। देखते हैं पवन खेड़ा इस पर क्या करते हैं, और क्या प्रधानमंत्री का, विदेश मंत्रालय का इस पर कोई बयान आता है या नहीं आता है। ट्रंप को जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। ट्रंप पूरी दुनिया में घिरे हुए हैं, अपने देश में घिरे हुए हैं, लेकिन भारत पर उनका इतना अधिकार चल रहा है कि वो डिक्टेट कर रहे हैं, भारत को आदेश दे रहे हैं, और सरकार हमारी खामोश है, उस पर कुछ बोल नहीं पा रही है। सवाल ये है कि क्यों नहीं बोल पा रही है। देखते हैं, रहेगी नजर। पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको सुनवाएंगे, और ईरान में जो कुछ जिस तरीके से नए ताज़ा हमले किए गए हैं, भीषण हमले किए गए हैं, उसमें क्या अपडेट है, उसको लेकर आपको लगातार यहाँ पर अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।